गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का प्रकाश के परावर्तन और गोली दर्पण पार्ट का अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक आपने परावर्तन के नियम, गोली दर्पणों के प्रकार, गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना और दूरी नापने की, निर्देशांक ज्यामिति, परिपाटी दर्पणों पर प्रतिबिंब बनाने के नियम, कहीं पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनना, ये सारी चीजें एकदम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं कि गोलीय दर्पण या प्रकाशिक यंत्र से रेखीय आवर्धन। शब्द क्या है? रेखीय आवर्धन। तो हम लोग चर्चा किस बात पर करने जा रहे हैं? रेखीय आवर्धन पर। तो शुरू करें। रेखीय आवर्धन क्या चीज होता है? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या चीज होता है कि किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या चीज है? किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा। अब प्रकाशिक यंत्र में हमारी आंख भी हो सकती है, दर्पण भी हो सकता है, लेंस भी हो सकता है, सूक्ष्मदर्शी भी हो सकती है, दूरदर्शी भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। तो किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वही रेखीय आवर्धन कहलाता है। एक बार फिर, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो क्या होगा कि रेखीय आवर्धन क्या है कि किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब जरा सा देखिए कि आपके दर्पण में कैसे रेखीय आवर्धन की परिकल्पना है। तो अवतल गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र। अवतल गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो अवतल गोलीय दर्पण है उस अवतल गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे, गौर करिएगा।
हमने एक अवतल गोलीय दर्पण ले लिया। इस अवतल गोलीय दर्पण की लंबाई को हमने क्या किया, m डैश, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ये ध्रुव P है। फोकस F है, इतनी ही दूरी पर ये C होगा, ये F है, ये C है। यहां पर क्या किया हमने कि एक वस्तु रख दी, O डैश, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली गई। ये बिंदु ए है। दूसरी प्रकाश किरण क्या हुई कि वक्रता केंद्र से चली, निकल जा रही है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मूल मार्ग में ही वापस लौट। इस प्रकार वस्तु O डैश का वास्तविक उल्टा आकार में छोटा प्रतिबिंब I डैश बनता है। अब हम क्या करते हैं, हम इसके शीर्ष से एक प्रकाश की किरण खींचते हैं, यानी कि अभिलंब खींचते हैं, और ये यहां खींच देते हैं। ये आपतित प्रकाश की किरण है, ये परावर्तित प्रकाश की किरण, परावर्तन की घटना हो रही, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। अब क्या करेंगे कि हम दो त्रिभुजों की चर्चा करेंगे। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज O डैश P, त्रिभुज O डैश P तथा त्रिभुज I डैश P में, I डैश P में। देखिएगा कोण OPO डैश या OPO डैश, कोण OPO डैश बराबर कोण IPI डैश। भाई आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कैसे, परावर्तन के नियम से। ठीक, भाई ये अभिलंब है, वक्रता केंद्र से क्या हुआ है, और यहां से एक आपतित किरण खींची, एक परावर्तित किरण खींची। अब क्या किया, कोण POO डैश, कोण POO डैश बराबर कोण PII डैश। कैसे, समकोण है, समकोण है, अतः त्रिभुज OO डैश P समरूप है त्रिभुज I डैश P के। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों में क्या होता है कि लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार के। तो हम क्या करें कि I डैश ये लंब है बटे O डैश बराबर PI बटे PO। अब जरा मान रखिए तो देखो I डैश ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम मान लेते हैं -y2। भाई नीचे है
मुख्य अक्ष से नीचे है, तो निर्देशांक ज्यामिति परिपाटी के अनुसार क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो -y2 बटे y1 बराबर क्या हो गया, पी आई माइनस v, तो क्या हो गया -v और PO -u, या इसी को हम लिख सकते हैं कि m बराबर y2 बटे y1 बराबर v बाई u। यही आवर्धन का सूत्र है। क्या किया हमने, प्रकाश किरणों को खींचा, एक वस्तु को रखा जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, उसका प्रतिबिंब बनाया। क्योंकि ये जो OCP है ये अभिलंब है, केंद्र से होकर के जा रही है, तो यहां बिंदु P पर लंबवत होगी। इस किरण, इसके शीर्ष से एक आपतित किरण खींचते हैं और परावर्तन के नियम से एक परावर्तित किरण खींच लेते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर हो जाता है। अब क्या करते हैं कि दो त्रिभुज लेते हैं, OP और II', और इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं। समरूप सिद्ध करने के बाद लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार के ये नियम लगा देते हैं। तो हमारा आता है -y2 बटे y1 बराबर -v बाई u, या m बराबर हमने माइनस का पूरे में गुणा कर दिया, तो m बराबर क्या हो गया, y2 बटे y1 बराबर -v बाई u। जो नियम अवतल गोलीय दर्पण के लिए होता है आवर्धन का, सेम यही सूत्र उत्तल गोलीय दर्पण के लिए होता है। यानी कि आवर्धन के सूत्र में अवतल गोलीय दर्पण के आवर्धन का सूत्र और उत्तल गोलीय दर्पण के आवर्धन का सूत्र दोनों एक ही होते हैं। यहां एक चीज ध्यान में देने वाली चीजें हैं कि जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है तो आवर्धन ऋणात्मक होता है, और जब प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है तो आवर्धन क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। ओके, अगला टॉपिक आपका है कि दर्पणों की पहचान। इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके फिर आपको फिर से बताया जाए। अगला टॉपिक है दर्पणों की पहचान या गोलीय दर्पणों की पहचान। गोलीय दर्पणों या दर्पणों की पहचान करिए, क्योंकि गोलीय और समतल सब एक में हो जाए। अब अगर आपको कहा जाए कि दर्पण दे दिए जाए और दर्पणों को पहचानना है, तो उसकी दो विधियां हो सकती हैं पहचानने की। एक विधि होती है, नंबर 1 दर्पण पहचान की दो विधियां हैं, कौन कौन सी। नंबर 1 छूकर, छूकर माने उसको स्पर्श करके, या स्पर्श करके नहीं तो छूकर पढ़ो तो याद आ जाए, छूकर तेरे मन को। तो छूकर माने स्पर्श कर, स्पर्श करके या छूकर। तो स्पर्श करके जब दर्पण की पहचान करनी होगी तो देखिए, एक दर्पण तो समतल दर्पण होता है, जैसे देखिए ये समतल दर्पण हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, उत्तर गोलीय दर्पण हो गया।
और ये क्या हो गया, अवतल गोलीय दर्पण हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, समतल, ये क्या हो गया, उत्तल, और ये क्या हो गया, अवतल। अब जब समतल, उत्तल, अवतल हमारे पास 3 गोलीय दर्पण मिल गए, तो मान लीजिए हमारे पास एक पटरी है, इसको हम किनारे को पटरी मान लेते हैं। अगर हम इस पटरी को इसके किनारे पर लगाते हैं और लगाने के बाद ये पूरे दर्पण को छूता है, क्या होता है, इस पटरी को किनारे पर लगाते हैं और ये पटरी पूरे दर्पण को छूती है। तो जब पटरी पूरे दर्पण को छूती है तो यह दर्पण कौन सा होगा, समतल दर्पण होगा। अगर हम यहां पर पटरी लगाते हैं तो पटरी जब लगाते हैं तो पटरी क्या करती है कि दर्पण के बीच में छूती है, किनारे पर नहीं छूती है, तो ये कौन सा दर्पण होगा, उत्तल गोलीय दर्पण होगा। और अगर हम ऐसे रखते हैं तो ऐसे रखने पर क्या होगा, ये दोनों किनारों को छुएगी और बीच में नहीं छुएगी, बीच में स्पर्श नहीं करती है, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल गोलीय दर्पण होगा। यानी कि अगर हम एक पटरी लें और उस पटरी को दर्पणों के ऊपर रखें, तो अगर संपूर्ण दर्पण को छू रही है पटरी तो समतल दर्पण, दर्पण के उभरे हुए तल को छू रहे, किनारे छूट जा रहे हैं तो उत्तल दर्पण, और दर्पण के किनारों को छू रही है, दबा हुआ तल छूट जा रहा है तो अवतल दर्पण। ये तो हो गया इसको स्पर्श करके या छू करके पहचान करना। और दूसरी विधि होती है प्रतिबिंब देखकर। दूसरी विधि क्या होती है, प्रतिबिंब को देख प्रतिबिंब देखकर। जब प्रतिबिंब को देख करके आप दर्पण को देखना चाहेंगे तो प्रतिबिंब देख करके देखने के लिए देखिए आपको समझाया गया कि जो समतल दर्पण होता है जिसमें आप चेहरा देखते हैं, उसमें वस्तु हमेशा वस्तु के आकार की ही दिखाई देती है। जितना आगे रखेंगे उतना पीछे दिखाई देगी, जिस आकार की वस्तु है एकदम उसी आकार की वस्तु दिखाई देगी। यानी कि अगर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, एकदम उसी आकार का है, और जितना आगे रखा गया उतना पीछे बनता है, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। यदि कहीं भी हम वस्तु को रखें और कहीं भी रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बने, छोटा बने और आभासी बने, कहीं भी रखें सीधा बने, छोटा बने और आभासी बने, तो ऐसे दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। और यदि विभिन्न स्थानों पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कभी छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है, कभी सीधा बनता है और कभी उल्टा बनता है, तो वो दर्पण कौन सा है, वो अवतल गोलीय दर्पण है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे बनता है, आभासी होता है, सदैव वस्तु के बराबर होता है। उत्तल गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब आभासी होता है, छोटा होता है, सदैव सीधा बनता है, और अवतल गोलीय दर्पण में उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। इस प्रकार हम दर्पण में प्रतिबिंबों को देख करके दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। अगला टॉपिक आपका आता है कि गोलीय दर्पणों के उपयोग। क्या है, गोलीय दर्पणों के उपयोग। गोलीय दर्पणों के उपयोग। अब गोलीय दर्पणों का उपयोग कैसे किया जाता है, तो गोलीय दर्पणों के उपयोग में क्या होता है कि गोलीय दर्पण को हम कहां कहां और कैसे कैसे प्रयोग में लाते हैं। तो गोलीय दर्पणों के प्रयोग में प्रमुख रूप से उसका प्रयोग जो है वो इस प्रकार होता है कि जो अवतल गोलीय दर्पण होते हैं
उन अवतल गोली दर्पणों की सहायता से प्रकाश किरण की मात्रा को एक जगह पर फोकस करके नाक कान गले का डॉक्टर नाक कान गले का परीक्षण करता है। जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक डिस्क की तरह से सर पे बांध करके एक डिस्क के टाइप का डॉक्टर हमेशा लगाया रहता है सर पे, और जब आप जाते हैं तो उसको नीचे करके उस छिद्र से आंख से देखता है और उस पर पड़ने वाला सारा प्रकाश आपके कान में, गले में, नाक में, ऐसी जगहों पे फोकस हो जाता है। तो डॉक्टरों के नाक कान गले के परीक्षण के लिए अवतल गोली दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल गोली दर्पण का प्रयोग टार्च में प्रकाश की लाइटों को समानांतर करके दूर तक भेजने में किया जाता है। अवतल गोली दर्पणों का प्रयोग कार के, गाड़ी के हेडलाइट्स में प्रयोग किया जाता है। अवतल गोली दर्पण का प्रयोग सर्च लाइट में किया जाता है। अवतल गोली दर्पण का प्रयोग बड़े बड़े यान, वायुयान में प्रकाश की किरण डालने में किया जाता है। अवतल गोली दर्पण का प्रयोग डॉक्टर दांत की जांच करने में भी करता है। जब आप दांत की जांच कराने जाते हैं तो डॉक्टर छोटा सा एक चम्मच टाइप का दर्पण उठाता है, उस दर्पण से आपके दांत को देख करके बताता है कि कहाँ कैविटी है, कहाँ कैविटी नहीं है, या कौन से दांत में क्या स्थिति है। तो वो भी अवतल गोली दर्पण होता है। अवतल गोली दर्पणों का प्रयोग टेबल लैंप में किया जाता है। टेबल लैंप में बल्ब लगाया, ऊपर से अवतल गोली दर्पण लगा दिया, टेबल लैंप में प्रकाश एक थोड़े से भाग में काफी अधिक मात्रा में फैल गया। ये तो हो गया अवतल गोली दर्पण का प्रयोग। उत्तल गोली दर्पण का प्रयोग क्या किया जाता है? उत्तल गोली दर्पण का प्रयोग मेनली मुख्य रूप से स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में क्या होता है कि स्ट्रीट लाइट जहां लगाई जाती है उससे प्रकाश को बहुत दूर तक, बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैलाना होता है। तो बड़े क्षेत्रफल में फैलाने के लिए स्ट्रीट लाइट में बल्ब यहां लगाया जाएगा, इसके ऊपर उत्तल गोली दर्पण लगा दिया जाएगा, जिससे प्रकाश किरणें इस पर पड़ के और अपसरित होकर के बहुत अधिक क्षेत्रफल में फैल जाती हैं। इनका दो प्रयोग और बहुत बढ़िया है कि उत्तल गोली दर्पण का जो प्रयोग होता है वो आपके कार की या बाइक की जो बैक मिरर होता है, जिससे शीशे से हम पीछे के दृश्य को देखते हैं, उस दृश्य को देखने के लिए उत्तल गोली दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहोगे क्यों उत्तल गोली दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दरअसल में जो समतल दर्पण होता है उसका दृश्य क्षेत्रफल उत्तल गोली दर्पण से कम होता है। यानी कि अगर हमको कम ही छोटे शीशे में अधिक क्षेत्रफल देखना है तो उसके लिए हम कौन सा प्रयोग करेंगे? उत्तल गोली दर्पण करेंगे। अब यही आपको हम प्रैक्टिकली बता दे रहे हैं। ये मान लीजिए उत्तल गोली दर्पण है और ये समतल गोली दर्पण है, ये है। अब यहां पर हमने एक अभिलंब डाला और यहां पर हमने एक अभिलंब डाला। हमारी आंख यहां है, यहां से हम देख रहे हैं तो प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, यहां टकराएगी, टकराने के बाद आप किरण परावर्तन किरण का मार्ग आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि हम इतने बड़े क्षेत्रफल को देख पाएंगे। लेकिन यहीं अगर इसी आकार का मान लीजिए फोकस है, अभिलंब यहां ले लिया, अभिलंब यहां ले लिया। अब इसी आकार का हम एक अवतल गोली दर्पण ले रहे हैं, हम अपनी आंख को यहां रख रहे हैं, तो क्या होगा? यहां से प्रकाश किरण जाएगी, यहां से प्रकाश किरण जाएगी, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ऐसे फैल जाएगी। यानी कि इतने ही बड़े दर्पण द्वारा हम बहुत बड़े क्षेत्रफल को देख पाएंगे, ऐसे होगा। यानी कि इतने ही बड़े दर्पण के द्वारा हम बहुत बड़े क्षेत्रफल को देख पाएंगे। लेकिन अगर यही समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में जो हमारा दृश्य क्षेत्रफल है वह क्या होगा? दृश्य परिसर छोटा हो जाएगा। यानी कि गाड़ी के पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, कितने दूर पर, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? उत्तल गोली दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से
प्रकाश के परावर्तन और गोली दर्पण का प्रकरण आपका आज संपूर्ण होता है। अगली कक्षा में हम आपको इससे संबंधित आंकिक प्रश्न हल करने का तरीका सिखाएंगे। एक बार सारी वीडियो को संभव हो तो एक साथ क्रमानुसार देख करके पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने के बाद जिससे अगले क्लास में हम आपको जब आंकिक प्रश्न हल करना सिखाएं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। आप वीडियो को लिंक भेजा जाता है, उससे भी देख सकते हैं और सब्सक्राइब करके आप सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। अगर उस लिंक पे आप जाएंगे तो सारी वीडियो यूट्यूब पे एक साथ उपलब्ध मिल जाएंगे। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 सारे बने हुए हैं। तो उन पार्ट्स को आप क्रमानुसार देख लीजिए और देखने के बाद अगली कक्षाओं में हम लोग क्या करते हैं, इससे संबंधित आंकिक प्रश्न हल करने का तरीका सीखते हैं। से इस अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।